मुन्ना भाई, जब आपने पहली दफ़ा फार्मिंग स्टार्ट की थी तब आपका क्या गोल था? यार मूसा ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, अगर तो इतना ज़्यादा सोचा नहीं था। क्या हम आगे देख सकते हैं कि पावर जेनेटिक्स पाकिस्तानी ब्रीड्स के ऊपर भी काम करेगा? आ, यार अभी एज सच कोई मेरा तो हमारी टीम के तो कोई जहन में ऐसी बात नहीं है। मंडी साल 2025 की बर्बाद हो जाती है और बहुत बुरा सीज़न जाता है। इसकी क्या वजह सामने आती है? लोग एक मतलब ऐसे पॉइंट के ऊपर बात करें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे कि भाई पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई, लोगों की बाइंग पावर नहीं है। क्या चीज़ है जो इस इंडस्ट्री में बदलना चाहते हैं आप? यार बदलना तो मैं पता नहीं क्या चाहूँगा, मुझे नहीं पता क्या बदलूँगा मैं। देखती आंखों को सुनते गानों को, मैं सलाम एंड वेलकम टू ऑफ द क्लॉक पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मुनीब खान, जो पाकिस्तान के लार्जेस्ट ब्रीडिंग फार्म को ओन करते हैं और एक सीनियर फार्मर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई, कैसे हैं आप? ठीक है मुनीब भाई, स्टार्ट कर लेते हैं असलम मक्का गुड फार्म से। जब आपने पहली बार फार्मिंग स्टार्ट की, वो कब, कहाँ और कैसे शुरू की? हाँ, इस्लाम एंड मक्का कैटल फार्म, आप ये समझ लें कि गोट फार्मिंग हम लोग पिछले 2018 से हमने स्टार्ट कर दी थी। 2018-19 कोविड से पहले। उवैस भाई, आप जानते ही होंगे उवैस असलम भाई को। तो असलम गोट फार्म के नाम से हम लोग पलाई वगैरह का काम करते थे और अपना माल पालते थे। तो 2021 के अंदर पहली दफ़ा हमने कैटल के ऊपर काम स्टार्ट किया था। तो उस दिन से फिर हमने असलम एंड मक्का कैटल फार्म इसको कर लिया था। और 2021 से लेके अब अलहमदिल्ला 2025 है हमारे साथ। टॉप कह लें कि आप कुर्बानी लवर्स भी हमारे साथ अटैच्ड हैं, टॉप फार्मर्स भी हमारे साथ हैं। और एक जिस तरीके से कराची के ट्रेंड के हिसाब से असलम एंड मक्का फार्म चल, जैसे दूसरे फार्म चल रहे हैं, इसी तरीके से असलम एंड मक्का डेयरी फार्म भी चल रहा है। सही है। अब मुनीब भाई, अगर बात कर लें पावर जेनेटिक्स की, तो अब लोग इसका नाम सुनते ही कहते हैं कि यार इस बंदे ने डायरेक्शन चेंज कर दी इंडस्ट्री की। इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? अच्छा, सबसे पहले एक छोटी सी करेक्शन करूँगा, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, ठीक ठीक है। है। मेरी पूरी टीम, मेरे पार्टनर्स अहमद भाई, उवैस भाई, अदील भाई, सब लोग जो है ना, अली भाई, मतलब कह लें कि आप हर बंदे का एक अपना अपना काम होता है, एक और रोल बंदे होता है। का एक रोल है। ठीक है। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा मेरा सोशल सर्कल थोड़ा अच्छा है, मैं उठना बैठना फार्मर्स में ज़्यादा करता हूँ, इस वजह से लोग ये समझते हैं अकेला नहीं, हर बंदे की एक टीम है, उसकी एफर्ट है। उस एफर्ट के बगैर कभी भी कोई चीज़ खड़ी नहीं हो सकती। और टीम वर्क जो है ना, वो टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस काम के अंदर। तो आप ये समझ लें कि पावर जेनेटिक्स को स्टार्ट करने का ऐसा मतलब एक हमारे जहन में था कि यही सारी ब्रीड्स का और इन सब का हमने सोचा भी नहीं था। जी। ठीक है। हम लोगों ने ये सोचा था कि जिस तरीके से एक आम ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट करना है हमने 2000 पिछली जब कुर्बानी गुजरी है ना, पिछली कुर्बानी से पहले हम डिसाइड कर चुके थे कि हम लोगों ने ब्रीडिंग का काम स्टार्ट करना है। लेकिन ये प्लान नहीं था कि हम लोगों ने कौन सी ब्रीडिंग करनी है, किस तरीके से ब्रीडिंग करनी है। फिर ब्रीडिंग के ऊपर जब भी हम देखते थे, लोगों से बात करते थे, तो एक बहुत वेग सा इन्फॉर्मेशन मिलता था। बहुत मतलब कोई बता रहा है नहीं भाई करो ही नहीं, कोई बता रहा है ऐसे करो, कोई बता रहा है नहीं करो, ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, 100 गाय रखोगे तो 5 बच्चे अच्छे आएंगे। तो हम लोग थोड़ा डरते रहते थे। लेकिन जब हमारा स्टार्ट ही हुआ और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम बाहर से जानवर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो बाहर से जानवर एक्सपोर्ट करने का मकसद ये होता है कि उनकी जो जेनेटिक्स है, उनकी जो ब्रीड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम एक ऑब्वियस रिजल्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन ब्रीड्स के ऊपर जो लोग आइडियलाइज करते हैं, जो लोग देखते हैं कि यार ये वहाँ पर है और हमारे पास कभी आ सकती है नहीं। तो इस चीज़ को हमने अपना कोर बना के, जो एक हमारी ब्रीड है, उनको लेकर आए, फिर हमने ब्रीडिंग का काम स्टार्ट। सही है। अच्छा, ऐसे है कि अस्तमिन मक्का गोट फार्म की बात कर लें या गोटपुर फार्म्स की बात कर लें, तो दोनों ही फार्म्स अब एक क्वालिटी का सिंबल बन चुके हैं। आप इसका थोड़ा सा इन दोनों फार्म्स के बीच में डिफरेंस भी बता दें और इनका विजन भी बता दें। अच्छा देखिए, सबसे पहले बता दूं, गोट प्योर फार्म्स जो है ना, इसके ओनर हैं अदील शहजाद भाई। अदील भाई और हम लोग मिलके डीपीजी के अंदर पार्टनर हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। अदील भाई हमें वो बंदा है जो हमें गोट फार्मिंग के अंदर इम्पोर्टेड ब्रीड पे लेकर आया। अदील भाई के अपने फार्म के ऊपर पहले से बोरबोर्ड भी था, सैनन भी था, डॉर्पर भी था, ऑस्ट्रेलियन वाइट भी था। तो हम लोग ये चीज़ें इंस्टाग्राम पे देखते थे, फेसबुक पे देखते थे। जब हमने पहली दफ़ा लाइव देखी तो हम तो हैरान हो गए। ने बोला यार अदील भाई, हमें भी ये चीज़ें चाहिए। तो सही। अदील भाई ने बोला कि कोई मसला नहीं है, और अदील भाई ने टॉप जेनेटिक्स की, टॉप क्वालिटी की चीज़ें असलम एंड मक्का को दिलाई, परचेज़ कराई। और असलम एंड मक्का उस टाइम फिर गोट फार्मिंग के, गोट की ब्रीडिंग के अंदर जो है ना, बकरों की ब्रीडिंग के अंदर हम लोग आ गए। तो ये सारा मामला स्टार्ट गोट प्योर फार्म से अदील भाई के थ्रू हुआ।
फिर हम लोगों ने जब कैटल की फार्मिंग का, कैटल की ब्रीडिंग का काम स्टार्ट किया, तो फिर उसमें अदील भाई हमारे साथ शामिल हुए और हम लोगों ने मिल के हिबावा जेनेटिक्स स्टार्ट किया। और असलम एंड मक्का होलसेल गलत चलता रहा, जिस तरीके से एक आम कराची के अंदर ट्रेंड है फार्मिंग का, उस तरीके से। अच्छा, दी पावर जेनेटिक्स के ऊपर हम बात कर लें तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रीडिंग फार्म है और इंटरनेशनल ब्रीड का फार्म है। तो मुझे ये बताएं, इतना बड़ा ब्रीडिंग नेटवर्क बनाना, इसमें कितनी मुश्किलात आई होंगी आपको? क्योंकि ज़ाहिर बात है, इंपोर्ट कराने से जानवर, उसमें बहुत सी मुश्किलात होंगी, वो क्या आती हैं? यार मूसा, अपने मुंह से बोलते हुए तो अच्छा नहीं लगता कि कितना बड़ा फार्म है या तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। लोग गवाह हैं। हाँ सही है। अब ये है कि ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का पहला और वो वाहिद फार्म है जिसने इस विजन को पोर्ट्रे किया मार्केट के अंदर। उसके बाद काफ़ी लोग इसके ऊपर आते गए और अभी भी आ रहे हैं, और अच्छी बात है। जितनी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जितने लोग आएंगे, उतना काम बढ़ेगा। अच्छा, आप ब्रीडिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो मेरा ये आपसे ही सवाल बनता है कि आपके हिसाब से एक, अगर किसी बंदे ने ब्रीडर बनना है हाँ और उसको कितना ज़्यादा ब्रीड इम्प्रूवमेंट और जो है ब्रीड सिलेक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और पाकिस्तान को इसके ऊपर कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए? यार, एक बंदा जो कि ब्रीडिंग के लिए काम करना चाह रहा है ना, सबसे पहले तो उसको अपना कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ना गोल डिफाइन होना चाहिए। सही है। गोल डिफाइन ऐसे होगा कि अगर एक बंदा ये देख रहा है भाई फलां भी कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर आपने क्या ऐसा एज देखा कि आप अपना पैसा लगा रहे हो, वक्त लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, और उसके बाद आप ये काम करना चाह रहे हो कि अगले की देखे दिखाई, अगले की सेल देख के, अगले का इंटरेस्ट देख के। तो सबसे पहले जो हमारी कैटल फार्मिंग है, इसके अंदर शौक होना बहुत ज़रूरी है। एक वो इंसान जिसको जानवरों से शौक नहीं है और वो एक अच्छे और एक दरमियाने जानवर के बीच में फ़र्क नहीं कर सकता, तो फिर वो इस वाले काम में आगे कहीं ना कहीं कोलैप्स करेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है ना, वो ये है कि देखा दिखाई काम स्टार्ट ना करें। नॉलेज के साथ, शौक के साथ इस काम को स्टार्ट करें। नॉलेज आपको इस काम में आगे लेके जाएगी, और आप मार्केट का, आपके पास एक ओवरव्यू होना चाहिए कि मार्केट किस चीज़ की रिक्वायरमेंट करती है। कैसा बछड़ा मार्केट में जो है वो 50 लाख का बच्चा बिक रहा है और एक बच्चा है वो 5 लाख का है, तो डिफरेंस क्या है? एक आम बंदा है, हमारे अक्सर घर वाले बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास ये बच्चा 50 लाख का है, ये बच्चा 5 लाख का है, ये भी जानवर है, वो भी जानवर है। सही है। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो शौक की नज़र है, ये डिफरेंस जो है वो डिफाइन होना हाँ, चाहिए। ये आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। और वो जो हमारे एक शौकीनों का सर्कल है, हमारे एक दोस्त यार हैं जो फार्मर्स हैं, जो एक ज़माने से काम कर रहे हैं, उनका शौक हमने देखा, अब हमारा शौक और आगे लोग देख रहे हैं, तो इसी से ही मार्केट बिल्ड होती है। अच्छा, पावर जेनेटिक्स के ऊपर ही हम बात करते हैं कि आप लोगों का इसके लिए अब आगे क्या विजन है, क्या एक गोल सेट है कि अब आप आगे इसको कहाँ तक लेकर जाएंगे? यार, पावर जेनेटिक्स का विजन जो है ना, हमारा डे फर्स्ट से अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर था। और वो ये था कि पहले तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने बहुत थोड़े टाइम में, अभी तक पूरा साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत नाम दिया। हमारा गोल डिफाइन ये था कि हमने इम्पोर्टेड ब्रीड के ऊपर वो जो ख़ास होता है ना, एक बाहर से चीज़ आती है, उसको हमने आम करना है। ठीक है। और उस ब्रीड से जो हम लोग रिज़ल्ट ले सकते हैं ना, आया वो प्योर ब्रीडिंग हो, क्रॉस ब्रीडिंग हो, ठीक है, तो मतलब हम एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दे सकते हैं, और हमारी मार्केट के हिसाब से वो रिजल्ट्स भी आने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस है। आपके काम का टर्निंग पॉइंट क्या था? कहाँ जाके आपको ऐसा लगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया इस मार्केट के अंदर? यार, सच बताऊं तो हर दिन एक नया जहन बनता है। जी। ठीक है, कि यार अब ये हो गया, ये हो गया, इंसान की ख्वाहिशात नहीं ख़त्म हो सकती कभी भी। बट हाँ, ऐसा है कि जब हमें काफ़ी, एक तो था कि मुंह से लोग तारीफ़ कर रहे थे, बट जब अच्छे बड़े फार्मर्स जो इस मार्केट के अंदर जिनका नाम है, जिनका काम सराहा जाता है, वो लोग आए, उन लोगों ने तारीफ़ करी। वो 20-20 साल, 25-25 साल पुराने ब्रीडर्स आए, उन्होंने बोला कि आप लोग चीज़ें अच्छी लेकर आए, उन्होंने चीज़ें परचेज़ करी। तब ऐसा लगा कि हाँ यार, अब हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह मज़ीद इस चीज़ को सही है। अच्छे की तरफ लेके जा। आप पाकिस्तान के सबसे पहले इंटरनेशनल ब्रीड इम्पोर्टर थे, वो एक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पहली बार जानवरों को इम्पोर्ट करने का? यार, पहले इम्पोर्टर तो चले आपने कहा, लेकिन हाँ, काफ़ी ब्रीड्स के अंदर ब्राह्मण लोग पहले भी ला चुके हैं ना। सही है, लेकिन जैसे एंगस और हाँ, ब्राफोर्ड हो गया। एंगस और ब्राह्मण लोग पहले भी ला चुके हैं, लेकिन ब्राह्मण के साथ साथ जैसे हम लोग शारब्रे लेकर आए, शारब्रे जो है ना, ये मतलब शार्ले और ब्राह्मण से ब्रीड बनी है। और ब्रेंगस लेकर आए, शारब्रे लेकर आए, ये ब्रीड जो हो गई, ब्राफोर्ड हो गया, ये ब्रीड के ऊपर और किसी ने इतना ख़ास कोई फोकस नहीं किया।
तो इन ब्रीड्स को बिल्कुल हम लोग लेकर आने वाले पहले फार्मर्स हैं। अच्छा, जेनेटिक्स ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग को ज़रा अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो वो क्या है? आ, यार देखें, जैसे ब्राह्मण जो है ना, वो क्रॉस ब्रीडिंग का चैंपियन है। ठीक है, ब्राह्मण बेसिकली ब्राह्मण ब्रीड जो है ना, ये किसी भी ब्रीड के साथ जब क्रॉस ब्रीड करती है तो एक हाइब्रिड विगर एक जो है ना रिजल्ट आता है। वो हाइब्रिड रिजल्ट जो है ना, ब्राह्मण उसकी ट्रेड्स को और अच्छा बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल बच्चे से बेहतर बच्चा आने की एक गुंजाइश रखता है ब्राह्मण। तो ये सारी ब्रीड्स भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण के साथ जो है ना इनका मिक्सअप है। तो हमारे पास जो हमारे हमारे यहाँ की ब्रीड है, या जो हमारे पास बुल हम लोग एक्सपोर्ट सेमेन आता है सही उससे है। इस्तेमाल कर रहे हैं आगे। ठीक है, ऐसे ही मेरा एक सवाल है कि आपने इंटरनेशनल ब्रीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या हम आगे देख सकते हैं कि पावर जेनेटिक्स पाकिस्तानी ब्रीड्स के ऊपर भी काम करेगा? जैसे लाल साहिवाल है, थोलेसानी ब्रीड्स हैं, क्या हम इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं पाकिस्तान में? यार अभी एज सच कोई मेरा तो हमारी टीम के तो कोई जहन में ऐसी बात नहीं है। वजह ये है कि ये वाली ब्रीड जो है ना जेनेटिकली बहुत ज़्यादा पीछे जा चुकी हैं। सही। हाँ, बट अलबत्ता ऐसा है कि अभी भी एक नंबर चोलिस्तान बच्चा, एक नंबर साहिवाल बछड़ा, ठीक है, और ये मतलब क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ना। सही है। बछड़ा मैं बोल रहा हूँ या बछड़ी आप इसकी ले लें, कि आप इसको ब्राह्मण के साथ जब रखवाते हैं तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद होती है। तो ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, बट अभी राइट नाउ हमारे पास समझ लें उस लेवल के वसाइल, ठीक है, और उस लेवल की टेक्निकल टीम हमारे पास मौजूद नहीं है। बट काफ़ी डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रही हैं, जो कि जिनका कोर ये बनेगा इंशाल्लाह। सही है। तो हो सकता है इन चीज़ों को इम्प्रूव अच्छा, किया जाए। आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल ब्रीडर बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए? आया कि उसमें पेशेंस हो, उसको या तो ब्रीड नॉलेज हो, या फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए उसके पास? यार सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है ना, वो है पेशेंस के साथ नॉलेज। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट नॉलेज बहुत ज़रूरी है, कि आपकी मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदा है और भी ब्रीड है, एक ब्रीड है बेल्जियन ब्लू ब्रीड है, ठीक है, वो दिखने में बड़ी ज़बरदस्त एक गोल मोल सी है, ठीक है, वो भी हमने एक बछड़ा पिछले से सीज़न एक सेल किया था। लेकिन वो ऐसी ब्रीड है कि मतलब हर बंदा पसंद नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ लोग पसंद ही कर रहे थे, समझ रहे। तो अब मैं अगर वो चीज़ बल्क में लेकर आ जाऊँगा तो मैं फ्लॉप हो जाऊँगा। सही है। ठीक है, तो वो चीज़ जो लोगों को ज़्यादा पसंद आनी है उसके ऊपर काम कैसे किया जाए, सबसे पहले तो ये है, एक ब्रीडर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अपनी अकल से ज़्यादा मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो शौक के हिसाब से काम करें, इंशाल्लाह सक्सेस हो जाएगी, सक्सेसफुल होगा। ठीक है। कैटल इंडस्ट्री का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान में? आया कि वो स्पेशली क्वालिटी ब्रीडिंग के अंदर, और या ये बताएँ, और एक्सपोर्ट के उससे पाकिस्तान कहाँ तक जा सकता है? क्या हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान से कुछ सीमेन एक्सपोर्ट हो रहा हो, या किसी ब्रीड का कोई बुल एक्सपोर्ट हो रहा हो पाकिस्तान से? यार ये जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है मामला, वजह बता देता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना सीमेंट के हवाले से, देखिए पाकिस्तान की जो एक अपना लोकल डोमेस्टिक एक मार्केट है ना, वो तो माशाल्लाह ग्रो कर रही है, और वो इंशाल्लाह वक्त के साथ और ग्रो भी करेगी। लेकिन जो अभी आप ये समझ लें, जो आपने एक्सपोर्ट की बात करी, तो मीट एक्सपोर्ट के ऊपर तो काफ़ी काम हो रहा है और आगे भी इंशाल्लाह चलेगा। बट लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट जो है ना, वो सिर्फ कलिंग के लिए यानी कि ज़िबा करने के लिए तो जाती है, लेकिन जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए पाकिस्तान से जानवर इंपोर्ट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सही एक है। बैक इन 90s एक रूल बना था, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो एक्सपोर्ट जोन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एफएमडी शामिल है, यहाँ के जानवरों में एफएमडी है, यहाँ के जानवरों में लंपी है, यहाँ के जानवरों में एचएस है। तो ये बीमारियां जब तक ख़त्म नहीं होंगी ना, तो वो मुल्क जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है ना, वो आपका जानवर कभी भी नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि एक जानवर आने से उनका पूरा पूरा हर्ड खराब हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक अलग पॉलिसी है। तो लाइफ स्टॉक तो एक्सपोर्ट होना मुश्किल है, बट उम्मीद है कि गोश्त वगैरह के ऊपर काम अच्छा हो। सर, डल्फा की अगर हम बात कर लें तो इसका लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर जो रोल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो डल्फा और प्राइवेट ब्रीडर्स अगर मिलकर कुछ काम करें तो इस ब्रीडिंग के काम को कहाँ तक लेके जा सकते हो? यार डेल्फा वाकई एक अच्छा काम कर रही है, और मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं आपको सिंपल शेयर कर देता हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो हारिस भाई हैं, समत भाई हैं, कासिम भाई हैं, और दूसरे लोग जो माशाल्लाह डेल्फा के अंदर फ्रंट पे होते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा लोगों के लिए सोचते हैं, बेलॉस होके काम कर रहे होते हैं। ये कम है, हमारी मार्केट में कम देखा जाता है।
और रही बात मिलके काम करने की, तो असल में हमारी इस इंडस्ट्री का ना माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है, हर बंदे का जहन बहुत अलग चल रहा होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर टेल्फा चाहे फार्मर्स को इकट्ठा करके तो एक काम तरतीब अच्छी बन सकती है। और बाकी अच्छा काम कर रही है डेल्फा, जिन प्रॉब्लम्स के ऊपर हाईलाइट करती है वो फार्मर्स के लिए अच्छे है, और इसी तरीके से काम करती रहेगी तो काम अच्छा रहेगा, हमारे लिए फ़ायदा है। अच्छा, डल्फा के साथ हमने जब प्राइवेट वीडियोस की बात की, आप मुझे बताया अभी हमने रिसेंट में पावर जेनेटिक के पेज पे कुछ पोस्ट देखी, जैसे उनकी कोलैबोरेशन हुई है सूरती के साथ, और इसी तरह के और भी काफ़ी फार्म्स। जीसेंट के साथ हुई है और भी काफ़ी फार्मर्स के साथ हुई है, अभी वो भी इंशाल्लाह लगेगी। अच्छा, ये कोलैबोरेशन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ कोई पैसे लगा के कोलैबोरेशन कर रहे हैं, वो हर चीज़ का कोलैबोरेशन का मतलब ये नहीं होता ना, तो काम की कोलैबोरेशन होती है। अब जैसे सूरती कैटल फार्म एक माशाल्लाह बड़ा नाम है, पाकिस्तान का एक ब्रांड है माशाल्लाह, डिसेंट कैटल फार्म ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, का नाम रखता है। तो जब हमारे पास इन लोगों ने विज़िट किया तो आदम भाई ने, हमज़ा भाई ने, इन लोगों ने माशाल्लाह प्रेज़ भी किया और साथ साथ ये बोला कि भाई इन चीज़ों के साथ हमें भी आप इन चीज़ों को प्रोवाइड करेगा ताकि हम भी इन चीज़ों की ब्रीडिंग कर सकें। तो हमारे पास से दोनों ने टॉप जेनेटिक्स के जानवर हम परचेज़ किए, और आने वाले वक्त में हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम के साथ हमने उनको शेयर किया कि हम ये चाह रहे हैं आने वाले वक्त में इस तरीके से बच्चे होंगे। तो उन लोगों ने बोला कि भाई आप हमें इन बच्चों को मतलब हमें सेल करें, ठीक है। किसी ने बछड़ियाँ मांगी, किसी ने बछड़े मांगे, तो हर बंदे के साथ एक अलग टर्म्स के ऊपर जो है ना एक कोलैबोरेशन हुई है, जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे आप। और अभी किसके साथ आपकी कोलैबोरेशन हो गई है उसमें? अभी जैसे सूरती आपने और रीसेंट बताया, सूरती बताया, और मूसा कैटल फार्म है जिसके साथ बहुत अच्छी कोलैबोरेशन हुई है, और उन्होंने बहुत मतलब हायर लेवल के ऊपर अपना इंटरेस्ट शो किया है, और वो ये कह रहे हैं कि हमें जिस तरीके की चीज़ें चाहिए तो हम लोग उसी के ऊपर काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से कराची में भी काम करते हैं, और आगे भी अल मकसूद कैटल फार्म है उसके साथ भी हमारी अच्छी कोलैबोरेशन हुई हुई है, और अल अरब के साथ हमारा बहुत अच्छा एक ताल्लुक है। वो भी हमारे पास मतलब लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अच्छा काम करें ना हम लोग साथ मिलके। तो काफ़ी फार्म्स हैं, अभी सबके पोस्ट भी लगेंगे। और इसमें मैं भूल ना जाऊँ नाम अपना, हमारे बहुत पुराने ब्रीडर हैं डोगर कैटल, डोगर वो सुल्तान साहब जो है, सुल्तान। तो उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, वो ऑन एंड ऑफ हमारे साथ जो है ना चलती रहती है, बाइंग सेलिंग वगैरह उनके साथ। अच्छा मुनीब भाई, अब जैसे हम देखते हैं आप असलम मक्का गुड फार्म आपका एक स्टार्ट था, मुझे उस फार्मिंग के लिहाज से बताएं, कुर्बानी के जानवरों के लिहाज से बताएं कि एक भी नया फार्मर आ रहा है, वो कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग रिपीटेडली करते जाते हैं, करते रहते हैं, वो कौन सी जो बातें हैं जो जिनका ध्यान उनको रखना चाहिए और फिर काम स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, इसी सवाल के अंदर ना अब एक सवाल और शामिल कर लें कि यही गलतियों की वजह से जो हमने भुगती है इस मंडी के अंदर, जो एक कोलैप्स हुआ है वो भुगता है, वो इसी वजह से है। जो इस मंडी का हाल हुआ, जो इस मार्केट का हाल हुआ, बहुत सारे लोग बदज़न हुए, तो ये सारा एक ही सवाल है ना। तो इसका मैं आपको सिंपल सा एक जवाब दूंगा, जब भी कभी मार्केट में मतलब ओवर काम होगा ना, तो इसी तरीके का मामला होगा। एक बंदा है, उसके पास 100 जानवर खड़ा है, ठीक है, उसने 100 में से 10 बेचा है और वो 40 और लेकर आ गया लालच के अंदर कि यार ये तो बिक रहा है माल। तो इस तरीके से नहीं होता, एक मार्केट के पोटेंशियल को एनालाइज करके फिर काम किया जाता है। हमारे पास एक लिमिटेड कुर्बानी मार्केट है जो कुर्बानी पे चलेगी, एक लिमिटेड मार्केट है जो कि B2B यानी कि फार्मर्स के बीच में एक्सचेंज होता है माल का। तो यही दो हमारे पास जो है ना कुल मिला के बिजनेस के सोर्स बनते हैं, एक B2B और एक B2C, वो है कुर्बानी के ऊपर। सही है। और फिर जब आप ये समझ लें B2C के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास आता है कराची मंडी। अब उस कराची मंडी के अंदर हर वो बंदा जिसके पास थोड़े से पैसे पड़े होते हैं वो आके उठकर आता है और बोलता है मैं बाइंग कर लूंगा, ठीक है, मैं लाख का खरीद के 1.25 लाख का बेच दूंगा, 5 लाख का खरीद के 5.5 लाख का बेच दूंगा। एक एक बछड़ा जो पिछले हाथों 3-3 4 4 हाथ नफे कर चुके होता है और उस बछड़े का पोटेंशियल ही नहीं है आगे बिकने का, वो फार्मर जिनको अकल नहीं होती वो खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है हमने गलतियां नहीं करी भाई, हम भी हर साल कहीं ना कुछ में फंसते हैं, लेकिन हमें कहीं अच्छा पॉजिटिव हो रहा होता है, कहीं नीचे कर आके अपना एवरेज आउट कर लेते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये, जो नए लोग आके दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो बातों में आने के बाद एक ओवर स्टेप ले लेते हैं, तो वो आखिर में अच्छा, ऐसा है कि हमने देखा असलम मक्का कैटल फार्म का जब पहला साल था तो आप लोग मंडी आए थे, लेकिन अब जो ये आप लोग काम कर रहे हैं उसमें हमने बहुत कम देखा है कि आप लोग मंडी में अपना टेंट लगाया हो। यार फर्स्ट ईयर जो था उस टाइम सीधी बात ये कि माल था हमारे पास बेचने के लिए, और
मंडी हम गए थे 2021 में भी। मंडी में थोड़े बहुत जानवर थे, नाम नहीं था। ज़रार के साथ बैठ के, जैन शमसी के साथ बैठ के, बकार भाई लोगों के साथ, इनके साथ बैठ के हम लोगों ने काम किया था। थोड़े से जानवर थे। 2022 के अंदर अपने नाम से टेंट किया था 13 नंबर ब्लॉक में, सोराबकोट मंडी में। फिर उसके बाद सच कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सही। ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मतलब हमारा फार्म से ही माल जो है ना पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा था। तो अभी भी आने वाले वक्त में भी यही प्लान है। अल्लाह गरी की रहमत करे जैन भाई को। जैन भाई की आपने बात की, जैन भाई के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ज़रार कैटल फार्म का ओवरऑल एक कैसा रहा आपके साथ? असल में जैन भाई के साथ जो है ना ताल्लुक मेरा अभी का नहीं था। हमने ये देखा है कि आप लोगों का एक बहुत अच्छा ताल्लुक जैन भाई, वकार भाई, नुमान, ये सब हम लोगों की सब दोस्ती भी बहुत अच्छी है। नुमान डॉक्टर भी है फार्म का। तो ये सारा हमारा एक सर्कल था। इसमें काम से ज़्यादा हमारी जो है ना दोस्ती यारी थी, मतलब एक दोस्तों का सर्कल था। और जैन के साथ जो मेरा ताल्लुक था वो इन सब लोगों के साथ ताल्लुक जो है ना वो जैन के थ्रू ही बना। जैन हमारा, मेरा जैन का बचपन का ताल्लुक था। हम लोग पड़ोसी भी थे और एक साथ फुटबॉल वगैरह, यूनिवर्सिटी में भी मेरा सीनियर था, फार्मिंग में भी मेरा सीनियर था। तो उसके साथ इस तरीके का ताल्लुक था। अब वो बस अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, और इतना ही साथ था। लेकिन खैर इस बात को मैं ज़्यादा इमोशनली उस पर नहीं लेना चाहूँगा। ये ज़ाहिर है बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, लेकिन ये कि जितना साथ था बहुत अच्छा था। ठीक है। अच्छा, आपने सोराबकोट मंडी की बात की, तो आपने वो टाइम भी देखा है जब सोराबकोट मंडी का पीक था, और आपने नॉर्दर्न बाईपास मंडी को भी देखा है। इन दोनों को कैसे ब्रीफ करेंगे, कैसा देखते हैं कि वो जो सोराबकोट वाली जो वाइब्स थी वो क्यों नहीं ये मंडी मैच कर पाई आज तक? यार देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे इन बातों से जो है ना थोड़ा सा वो मेरा इख्तलाफ है कि वो वाइब और वो सारी चीज़ें। असल बात ये कि उस टाइम फार्मिंग इतनी ज़्यादा जो है ना, मतलब कैटल फार्मर उस टाइम भी आना स्टार्ट हो गया था। 2023 की मंडी आखिरी थी ना, 23 की आखिरी मंडी थी तब। 22 की मंडी आखिरी थी, 3 साल हो गए ना। 23 की मंडी आखिरी थी शायद। अच्छा ठीक है। 22 की थी। 22 की थी ना, 23 में पहला साल नॉर्दर्न बाईपास का, ये अच्छा तीसरा साल लगा अच्छा है। अच्छा, मुझे याद नहीं पड़ रहा सही। हाँ, 22 की मंडी आखिरी थी। 22 की मंडी में भी बहुत माल लोगों का बचा था, बड़ा नुकसान लोगों ने उठाया था। बात ये थी कि वो थोड़ी सी शहर के बीच में थी, थोड़ी सी हबड़ दबड़, रश थोड़ा ज़्यादा लग जाता था। लोग समझते थे भाई रौनक वौनक। बनिस्बत उस मंडी के, अगर आप कवर्ड एरिया देखें तो इस मंडी का ज़्यादा है। जी इस बिल्कुल। मंडी के अंदर मैंने देखा कि कितना ही रश हो जाए, इधर रश का मामला कम लगता है, कम ऐसा नहीं लगता है। लगता क्योंकि एक उधर ऐसा था, एक कुरैशी पट्टी मतलब डबल चल रही है, बहुत पतली जगह थी, रश ज़्यादा लगता था। फिर आगे जाके खुल जाती थी वो मंडी। एरिया का फर्क। हाँ, वो एरिया का फ़र्क। यहाँ पर ये कि माशाल्लाह आवाम फैल जाती है। तो ऐसा नहीं है उधर उस मंडी में नुकसान नहीं किया, उस मंडी में भी बहुत सारे लोगों ने नुकसान किया है, और इस मंडी में भी किया है और फ़ायदा भी किया है। सही है। तो ये है सिस्टम। होने भाई, अगर हम देखें कुर्बानी के ऊपर अगर हम बात करें, तो आपका क्या मशवरा होता है एक बकरा लेते हुए, क्योंकि आप लोगों ने पहले बकरों से काम शुरू किया, तो एक बकरा लेते हुए कौन सी क्वालिटीज़ को के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हाँ यार ये बकरा आगे जाके अच्छा रिजल्ट देगा? यार बकरे का आप ये समझ लें कि ज़्यादातर जो हम लोगों ने काम किया है वो, पहले हम लोग भराई के बकरों के ज़्यादा फोकस थे। फिर हम लोग मतलब पिछले साल से हम लोगों ने भराई का काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझने के ना होने के बराबर, बहुत अपने थोड़े बहुत शौक के हिसाब से मतलब कर लेते हैं। कोई एक्सेप्शनल चीज़ आती है तो उसको कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास आपने देखा ही होगा पेज पे, टेडी टापरे रेट आप ज़्यादा होता है। और गुलाबियों में जो है ना वो बड़े बकरे। तो बस उसी में पॉइंट्स देख रहे होते हैं कि जिस बकरे की अच्छी खुली जिसामत है, अच्छा खूबसूरत बकरा होना चाहिए। अच्छा मतलब भाई, फार्मिंग आप जो है एक ब्रीडिंग लेवल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और कुर्बानी के अंदर भी आपने बहुत अच्छा एक काम करके दिखाया है मार्केट को। मुझे ये बताएं कि बटर मिल्क और भैंस का मिल्क, जो भैंस का एक दूध होता है और बटर मिल्क होता है, ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्री में। आप लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं कुर्बानी के मामले में? हम लोग तो ऐसे जो इस्तेमाल करते हैं, मैंने गाय भैंस मिक्स भी इस्तेमाल किया है, और सिर्फ जो है वो गाय का दूध भी अब ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी काफ़ी लोग बटर मिल्क भी यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट है। मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, बकरों में हाँ किया है, बट कैटल के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। शुरू से हमारी एक वो बंदी चल रही है पूरे साल की, तो उसी से दूध आ रहा है। ये सारा नेचुरल है। असल में बटर मिल्क अच्छी चीज़ है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी सी जो है ना नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान बढ़ा दे सकती है। वो नेग्लिजेंस क्या है कि अगरचे बटर मिल्क आप सामने नहीं खड़े और बंदों ने सही उसको डिज़ोल्व नहीं किया, पार्टिकल रह गए, तो वो पार्टिकल अंदर जाके जो है ना, मतलब जब आंतों में चिपकते हैं ना, तो वो चीज़ बड़ा नुकसान देती है। तो डिज़ोल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस चीज़ का नुकसान भी मैं उठा चुका हूँ, इस वजह से मैं कर रहा हूँ बात ये।
तो फिर मैं जो है ना उस हवाले से फिर शिफ्ट हो गया था ये वाले दूध के ऊपर, लेकिन वो दूध भी अच्छा है, काफ़ी ब्रांड आ गए हैं मार्केट में, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा दूध चल रहा है। ठीक है। अच्छा मुनीब भाई, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? आप क्या चीज़ है जो इस इंडस्ट्री में बदलना चाहते हैं? आप इस इंडस्ट्री को आगे जाके कहाँ देखना चाहते हैं? यार बदलना तो मैं पता नहीं क्या चाहूँगा, मुझे नहीं पता क्या बदलूंगा मैं, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है अभी तक अपने काम से काफ़ी काफ़ी मिथ्स, काफ़ी ट्रेंड जो है ना वो हम लोगों ने सेट किया है और काफ़ी बदला है ब्रीडिंग के अंदर, और आगे भी इंशाल्लाह ये है कि अ, शुरू से एक चीज़ पे फोकस रहा है, वो है क्वालिटी। ठीक है, तो आगे भी काम क्वालिटी पे ही करना है और मज़ीद अच्छे से अच्छी क्वालिटी को फोकस रखना है। ठीक है कि एक स्टैंडर्ड, जिस तरीके से असलम एंड मक्का स्टार्ट हुआ ना, तो असलम एंड मक्का ने कभी भी 300 जानवर 400 जानवर नहीं पाला, बहुत थोड़ा जानवर पाला, लेकिन क्वालिटी रखा। इसी तरीके से ब्रीडिंग के अंदर भी हमारा यही कोर है कि जो भी ब्रीड रखेंगे, चाहे क्रॉस ब्रीडिंग हो, चाहे प्योर ब्रेड हो, जो भी जानवर हो वो क्वालिटी फोकस्ड हो और वो ऐसा जानवर हो कि वो पाकिस्तान लेवल का जानवर हो। क्वालिटी के ऊपर हम बात करें मुनीब भाई, मुझे बताएं कि मीट क्वालिटी के अंदर हम बात कर लें तो कौन सी ब्रीड इस टाइम पर पाकिस्तान में बेस्ट है आपके पास? यार मीट क्वालिटी के हिसाब से ना मूसा अभी तक कोई ख़ास काम मतलब पाकिस्तान में हुआ नहीं है। अगर हम बात करें एंगस की ना, तो एंगस दुनिया में नंबर 2 पे आता है, मतलब वैग्यू के बाद एंगस का मीट जो है ना बहुत लोगों को पसंद किया जाता है। फिर उसके बाद गोरा जो इसके ऊपर जेनेटिकली डिज़ाइन करता है और जो इनकी ब्रीड कैरेक्टर के बाद जो इनकी गोश्त वाली मार्बलिंग वार्बलिंग इन सब के ऊपर काम करता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि वो उस चीज़ के उस ब्रीड के ना गोश्त को अच्छे से अच्छा बनाती है। तो अभी हमारे पास तो जो मीट एक्सपोर्ट वाली मार्केट है उसमें तो ज़्यादातर जो जानवर कट रहे हैं वो 120 किलो का, 110 किलो का, 125 130 किलो का बछड़ा कटता है, जो तकरीबन आप ये समझ लो खीरा होता है। सही है, वो खीरा होता है, गोश्त उसका नरम होता है, वो पसंद किया जाता है। तो अभी तो पाकिस्तान ये गोश्त एक्सपोर्ट कर रहा है। आने वाले वक्त में अगर एंगस की ब्रीडिंग होती है, कोई ऐसी क्वालिटी एनिमल की ब्रीडिंग होती है जिसका रेट आपको अच्छा मिल सके, तो फिर ये कि पाकिस्तान क्वालिटी मीट भी एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन जो हमारी जो ब्रीड्स है ना उनके अंदर कोई ऐसा कोई ख़ास मामला है नहीं, बस जो बच्चा दिखता है खीरा उसको काटा आगे। अच्छा, और अगर हम डेयरी के अंदर बात कर लें तो ऐसी कौन सी ब्रीड है जो हमें मिल्क क्वालिटी जो है ज़्यादा अच्छा कर सकता है आगे? यार डेयरी के अंदर जैसे अभी जो है ना एक फार्म मैंने देखा है, यूट्यूब पे देख रहा था, साहिवाल के ऊपर उसने बहुत अच्छी साहिवाली गायें उसने रखी हुई हैं, और वो उसके ऊपर काम कर रहा है और बहुत अच्छा, उसकी मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है। और साहिवाल के अंदर क्योंकि हमारे माहौल के हिसाब से हीट रेजिस्टेंट भी है, तो मतलब हीट अच्छी बर्दाश्त कर लेती है, हमारे माहौल में एडजस्ट हो जाती है, तो साहिवाल एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगेन एक सवाल उठता है कि साहिवाल के ऊपर का अगर किसी को एक बड़ा सेटअप लगाना है, उसको चाहिए 4,000 गायें, उसको सेटअप लगाना है, तो वो नहीं लगा सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत एक जैसी साहिवाल गायें पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो एक फार्मर है जिसने उसको इकट्ठा करके काम कर लिया, लेकिन अब आने वाले वक्त में मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो हर वो फार्म जिसको डेयरी का सेटअप मतलब स्टार्ट करना है, फिर एक कॉरपोरेट फार्म उसको स्टार्ट करना है जहाँ 1,000 1,500 2,000 2,500 एक जैसे जानवर हो, जिनकी एक जैसी मिल्क प्रोडक्शन हो, एक जैसी परफॉर्मेंस हो, फिर उसको एक्सपोर्ट पे इम्पोर्ट पे जाना पड़ता है। सही। इम्पोर्ट करता है जानवर या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, वहाँ से फ्रीजन जर्सी ये सारी चीज़ें लेकर आता है, तो दी फिर पावर स्टार्ट हो सकता जेनेटिक्स, है। टीपीजी को अगर हम बोलें कि आप डिस्क्राइब करें तो आप क्या उसके बारे में बताएंगे? यह टीपीजी को मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा कि हमारे नाम से जो है ना, दी पावर जेनेटिक्स, टीपीजी के नाम से एक बहुत सारी चीज़, एक विजन क्लियर हो जाता है कि हमारा जो मेन कोर है ना वो जेनेटिक्स है, और अच्छी जेनेटिक्स है, एलीट जेनेटिक्स है। चाहे जानवर किसी भी ब्रीड का हो, ठीक है, टॉप जेनेटिक्स वाला जानवर होगा तो वो लोगों को पसंद भी आएगा, और वो फार्मिंग भी उसकी अच्छी होगी, उसकी ब्रीडिंग भी अच्छी होगी। तो आने वाले वक्त में भी हमारा यही प्लान है कि अच्छे जेनेटिक्स के जानवर को क्रॉस ब्रीडिंग करा के पाकिस्तान के एतबार से भी कोई और अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करें इंशाल्लाह। सही। टीपीजी के अंदर अगर हम बात करें तो इस टाइम बकरों में भी और बड़े जानवरों में भी कौन सी बेस्ट ब्रीड आपके पास है? यार बकरों में जो बेस्ट ब्रीड है ना इस टाइम, वो है, आप समझ लें कि हमारे पास अब बोर, बोर है, अच्छा ठीक है। साउथ और अफ्रीकन बोर। जो सानिन ब्रीड है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर दें कि इसकी मिल्किंग कैपेसिटी हमने सुना है ज़्यादा होती है एज पर देखा जाए तो दूसरों से। हाँ, सैनन बेसिकली इसका ओरिजिन जो है ना वो स्विट्ज़रलैंड है, और हम लोगों ने सैनन मतलब यहाँ पे हमारे पास, अच्छा अल्लाह का शुक्र है वो ठंडा इलाका है, बट यहाँ पे भी एडजस्ट हो गई है ना।
तो सैनन की मिल्किंग कैपेसिटी वाकई दूसरी बकरियों से अच्छी है, और इसका लैक्टेशन पीरियड जो है ना वो एक लंबे ड्यूरेशन तक है, मतलब 8-9 महीने तक चलती है बकरी, 10 महीने तक भी चलती है। हमारे पास बकरियों में ये होता है कि लोग जो कंपटीशन में लेकर आते हैं, थन के अंदर से 2 दिन चुवाई नहीं करी, दूध फुल हो गया, इतनी टाइट होगा, और वहाँ पे लाके फ़ौरन से चुवाई करके बोला भाई इतना लीटर दूध दे दिया। वो महीने भर तक तो थोड़ा बहुत अच्छा दे देगी, लेकिन फिर वो पीछे की तरफ ब्रेक लगता है। तो सैनन ब्रीड के अंदर इस तरीके का नहीं है मामला। सैनन चूंकि एक मिल्किंग ब्रीड है, तो वो एक जैसा दूध एक लंबे पीरियड तक देती है, इसलिए सैनन मिल्क गोट फार्मिंग के लिए, मिल्क के लिए फायदेमंद है दूसरी बकरियों से। अच्छा ठीक है। आपने बोर की बात की थी, ये बकरों में जो है मीट क्वालिटी के इसमें बेस्ट है। हाँ, मीट क्वालिटी भी अच्छी है बोर की, और बोर को आप सिंपल ये समझ लें कि जैसे ना बोट की इंडस्ट्री का ब्राह्मण है। गोट की इंडस्ट्री में हाँ, ब्राह्मण। वजह यह है कि जो हमने अभी सिर्फ प्योर बोर के ऊपर भी काम किया है, प्योर बोर के साथ साथ हमने इसको टापरियों से, गुलाबी बकरियों से, और मक्खी चीनी से, बीतल से, इन सब से क्रॉस कराया है, और आप यकीन नहीं करोगे एक्सेप्शनल रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शनल रिजल्ट। आप लोग अपनी अभी आपने क्रॉस ब्रीडिंग की बात की, आप लोगों ने रिसेंटली गोटबील फार्म्स के ऊपर एक नई ब्रीड इंट्रोड्यूस करवाई गोतल के नाम से, गुलाबी और बीटल बकरी। इसका क्या फ्यूचर है? और बकरों में यार ये अदील भाई असल में ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और मेरी इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हुई है, बट उन्होंने कुछ नेक्स्ट लेवल सोचा ही होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीख रहे होते हैं उनसे। तो अब उन्होंने ये ब्रीड इंट्रोड्यूस कराई है, तो इसके पीछे क्या मोटिव है, इस हवाले से मैं बात लाजमी करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास इसका क्लियर जवाब नहीं है। सही है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, गुलाबी ब्रीड बकरों में बहुत ज़्यादा फेमस है और अच्छी मानी जाती है इसको कराची में और कुर्बानी वालों के उससे भी, लेकिन ये ब्रीड इतनी सेंसिटिव क्यों होती है? असल में गुलाबी गुलाबी जो आया है ना, देखें जो हमारा राजनपुरी बकरा था ना, उसका गुलाबी आया है, ठीक है, और इसके अंदर जो एक क्वालिटी ट्रेट्स आए हैं वो आए हैं थोड़े थोड़े, इसमें कामोरीस है, ठीक है, तो ये गुलाबी ब्रीड आ गई। अच्छा, जो ये पिंक स्किन वाले जो जानवर है ना, जो गुलाबी है, ये वैसे भी थोड़े से नेचुरली सेंसिटिव होते हैं ब्लैक स्किन वालों से, ठीक है, इनकी हीट टॉलरेंस कम होती है, सॉरी, इसीलिए गुलाबी बकरा जो है ना वो थोड़ा हमारे जो एक नेचुरल गुला कामुरी बकरा है या नेचुरल जो बीतल है उसके मुकाबले में थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन खूबसूरत है तो पसंद किया जाता है। अच्छा, अब राजनपुरी की बात की है, राजनपुरी बकरे हो जाए या पंजाब की कोई भी नस्ल हो जाए बकरों की, हम देखते हैं बड़े जो जानवर हैं वो तो पल जाते हैं और बहुत अच्छे पलते हैं कराची में, लेकिन वो अगर हम बकरों में बात करें तो वो कराची में नहीं पलते। एटमॉस्फेयर का डिफरेंस है या उस तरह की केयर नहीं मिलती? नहीं यार, कराची जो है ना, मतलब ये सिंध का एक शहर है, और सिंध के अंदर तकरीबन बकरों का जितना भी शौक है ना, वो पंजाब का बकरा पसंद नहीं किया जाता। सही। मतलब अच्छा, पंजाब हम का लोग बकरा आ भी जाए तो इतना उस हिसाब से नहीं अच्छा बनता वो। पंजाब में सिंध का बकरा पसंद नहीं किया जाता, और सिंध में पंजाब का बकरा पसंद नहीं किया जाता। ये कोई तासुबबाजी की वजह से नहीं है, ये एक अपने अपने टेस्ट की बात है। यहाँ पे हम, मुझे भी पर्सनली, मैं भी हर साल जो है ना गुलाबी बकरे कुर्बानी के लिए करता हूँ, और जितने हमारे दोस्त यार हैं सारे तकरीबन जो है वो गुलाबी बकरे, टापरे, ये कुर्बानी करते हैं। पंजाब का बकरा कितना ही अच्छा क्यों ना आगे खड़ा हो जाए, कोई एक आधा ही होगा जो दिल पे लगता है, बाकी वो उनका नकोड़, उनका चेहरा उस तरीके से नहीं समझ आता। अच्छा, बकरों के अंदर बात की थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं टापरे में और बिसर टापरे में क्या फ़र्क होता है? टापरा, भी इसमें हाँ, स्मेलर टापरा फर्क मतलब आता एक साइज का फर्क है, ठीक है। टापरा जो है एक बिल्कुल छोटा, मतलब टेढ़ा जिसको कहते हैं, टेढ़े टापरा, ठीक है, वो होता है बिल्कुल जीरो साइज या बिल्कुल छोटे साइज का। उससे जो थोड़ा सा बच्चा बकरा बड़ा हो जाता है, फिर हम उसको बिस्सर यानी कि दरमियानी कैटेगरी का कहने लग जाते हैं कि ये बिस्सर बिसर टापरा है। टापरा और किसी ब्रीड का क्रॉस में निकलता है या वैसी नॉर्मली हाइट है? यार ये मतलब बन गई है एक कोई इतना कोई खास वो नहीं है, ये सारे सिंधी बकरे ही हैं, ठीक है। टेढ़े टापरे, पंजाब के टापरे, सिंध के टापरों से मिल मिला के कोई है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम तो किसी ठीक को है। नहीं अच्छा, है। टापरे और टेडी में क्या फ़र्क आ जाता है? जैसे वो पंजाब में टेढ़ा बोला जाता है, यहाँ पे टापरा ये थोड़ा सा एक मुनासिब है। टेढ़ा एक है जिसके वो एक कुर्रे कान जिसको हम कहते हैं ना, खड़े खड़े कान वाले, वो टेढ़े के अंदर शुमार होता है। सही है। अच्छा, अगर हम देखें तो वाइट आइज और येलो आइज की बहुत ज़्यादा गेम होती है बकरों में, इस चीज़ को कैसा देखते हैं? यार मुझे, मैं बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा ना बकरों के हवाले से, मतलब वो ये वाला जो है ना वाइट आइज और येलो आइज, मैं उसमें तो जाता ही नहीं। हाँ, बस जो बकरा है अच्छा है, खूबसूरत है, हमारे हिसाब से टॉप है, वो डन है बस। बस सही है। अच्छा मेरे भाई, लास्ट के ऊपर कोई ऐसा मोटिवेशनल पॉइंट जो आप न्यू कमर्स को देना चाहें?
यार वो मेरे अपने पास खुद कुछ नहीं है मैं मोटिवेशनल पॉइंट, लेकिन ये है रीडिंग यार, के जरिए काम कर रहे हैं। देखिए जो भी बंदा काम कर रहा है ना, जो भी बंदा काम कर रहा है, एक तो नियत अपनी अच्छी रखे, और अच्छी नियत ये मतलब नफ़ा हर बंदे को अच्छा लगता है ना, ठीक है, लेकिन नफ़े के चक्कर में अपने मोरल्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते तो बहुत हैं कि भाई झूठ बोल के माल बेचने बरकत ख़त्म हो जाती है, और वाकई ख़त्म हो जाती है, ठीक है। परेशानी ऐसी आ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सांस वाला काम है, अल्लाह पाक एकदम से कोई ऐसा धचका दे देता है, तो आप जब भी कोई धचका आता है ना, तो हम पुराना याद करते हैं, कोई ना कोई यार ऐसा मामला किया होगा जिससे अल्लाह ने पकड़ दी है। तो मोरल्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कोई भी काम कर रहे हो। ये एक छोटे से मेरी तरफ से बात। अच्छा, आपने मैं ये वैसे तो लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन आपने नफ़े की बात की है, तो कैटल फार्मिंग एज अ बिजनेस या कैटल फार्मिंग एज अ पैशन, कौन सी चीज़ अगर हम सिलेक्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, मैं दोनों जवाब देता हूँ आपको। पहले अपने अपने दिल का जवाब देता हूँ। जब कैटल फार्मिंग के अंदर हमें नफ़ा नहीं भी हो रहा था ना, तब भी बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है, क्योंकि पैशन है। पैशन उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो, जो आपको दिल से करने का मौका मिले और आप कर रहे हो, उस चीज़ को परसू कर रहे हो, तो उस वक्त भी मज़ा आता था, उस वक्त भी इंजॉय करते थे। अब अल्लाह का शुक्र है, हम कमा भी रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, और अब भी मज़ा आ रहा है। तो मतलब अगर मैं दोनों चीज़ों को अपने हिसाब से बैलेंस करूँ, तो एक वक्त वो था जब हम कुछ नहीं बचा रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र तब भी खुश थे, और आज हम अल्लाह का शुक्र अच्छा बचा भी रहे हैं, तब भी खुश हैं। लेकिन हाँ, जो आने वाले वक्त में नए लोग हैं जो इस चीज़ को परसू करना चाह रहे हैं, तो यार जो लोगों का शौक़ है वो करें, वो इंशाल्लाह अच्छा बिजनेस भी कर लेंगे। मैं समझता हूँ राइट नाउ इससे अच्छा बिजनेस मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखता, टैक्स क्लियर बता रहा हूँ। और भी बहुत सारी ठीक है, इसमें। टैक्स फ्री वगैरह ये सारी तो चीज़ें हैं यार, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि इस काम के अंदर ना एक अलग चस है, एक अलग चस है, सही है। जब परेशानी आती है तो कैसे हाथ पाँव फूले हुए होते हैं, कोई एक अच्छी डील क्रैक हो जाती है तो बंदा एकदम से जो है ना वो आसमानों पे होता है, और रातों रात ही जो है ना 10 कॉलें आ रही होती है, मैसेज आ रहे होते हैं, लोग ऐसे प्रेस कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो हमारी एक इंडस्ट्री है ना, इसमें एंटरटेनमेंट भी बहुत, तफरी भी बहुत है, और ये काम जो है ना, मतलब मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई काम ही नहीं है। अच्छा, अभी लास्ट के ऊपर अब हम आ जाते हैं बिल्कुल। अब मार्केटिंग देखें, मार्केटिंग के बगैर कोई काम नहीं चलता। इंडस्ट्री में बहुत से यूट्यूबर्स भी हैं। आपका कौन सा फेवरेट रहता है कि अगर आपने अपनी मार्केटिंग के लिहाज से किसी को हायर करना है, आप किसको सबसे पहले फॉलो? अच्छा, मैं इसके अंदर एक थोड़ी सी चीज़ आपको डिटेल में देता हूँ जो मेरे अपना समझ है, ठीक है। मार्केटिंग ना, देखिए दो तरीके की है, एक है ब्रांड की मार्केटिंग, एक है सेल्स की मार्केटिंग। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ना डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, ठीक है। असलम एंड मक्का के प्लेटफॉर्म से अगर आप जाके देखें, असलम एंड मक्का का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टीपीजी को अभी पूरा साल भी नहीं हुआ ना, ठीक है। असलम एंड मक्का के प्लेटफॉर्म से आप जाके देखें, इंशाल्लाह आपको कोई हल्की चीज़ नहीं दिखेगी, बिल्कुल ऐसी सही है। हमेशा क्वालिटी के ऊपर हमने देखा कि चीज़ें कम दिखेंगी, चाहे बकरे में हो या चाहे कैटल में हो, ठीक है। चीज़ें कम दिखेंगी लेकिन क्वालिटी दिखेगी। इस चीज़ ने असलम एंड मक्का को ब्रांड बनाया है, इस चीज़ ने असलम एंड मक्का को ब्रांड बनाया है, है। ठीक है। इस ब्रांड के होते हुए सेल जनरेट हो जाती है खुद ही। अब वो लोग जो मार्केटिंग का सोचते हैं ना, तो अगर वो चीप मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो माल तो उनका बिकेगा, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं आएगी, तसलसल नहीं बनेगा, और मतलब पैसे खर्च हमेशा करने पड़ेंगे, ठीक है। एक ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए हर फार्मर को चाहिए कि क्वालिटी पे फोकस रखते हुए, चाहे वो अगर लो कैटेगरी पे भी काम कर रहा है ना, उसके अंदर भी अपनी मतलब अपने ब्रांड की वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, कोई चीप ऑफर्स ना दे, चीप बात ना करे। उससे ये होता है यार, लोग बोलते हैं यार ये तो भाई फला इतनी सेल ऑफ है, आओ उस्ताद ले जाओ, ये वो फला धमाका, मतलब ये ना एक दिखने में ऐसा लगता है कि आप किसी मछली बाजार में हो। सही, आपका एक काम है, आपने उस पर पैसा लगाया। हर बंदे की स्ट्रेटेजी होती है, मेरा दिमाग ऐसा है, सही है, मुझे बहुत कोई पैसे भी दे रहा होगा ना, मैं कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करूंगा, क्योंकि यार मैंने अपने ब्रांड को जहाँ देख रहा हूँ, मैं अपने फार्म को जहाँ देख रहा हूँ, वहां पे मुझे इन चीजों को करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, मुझे बताएं, असलम एंड मक्का कैटल फार्म और कोट प्योर फार्म दोनों कोलैबोरेशन जो है, इन्होंने कोलैबोरेशन की और अब एक पावर जेनेटिक्स के नाम से काम कर रहे हैं। इन दोनों का क्या रोल था, क्या विजन था, और इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि असलम एंड मक्का कैटल फार्म जो है, जिसके अंदर हम लोग गोट्स का भी करते हैं, कैटल एंड गोट फार्म आप कह लें,
तो ये हमारा 2022 से 21 से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ये हमारा जैसे एक रिवायती एक हमारे पास कराची में फार्मिंग है ना, तो हर एक मैं ये कहता हूँ कि वो लोग होते हैं जो कि 5-7 लाख 4 लाख 5 लाख की कैटेगरी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक वो लोग होते हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी के अंदर काम करें। तो असलम एंड मक्का शुरू से इस क्वालिटी पे रहा है कि हमने अच्छी क्वालिटी पे काम करना है। और रिवायती तरीके से जिस तरीके से पलाई के जानवर आते हैं, हम मार्केट से जानवर ख़रीदते हैं, बेचते हैं, कुर्बानी वालों को बेचते हैं, फार्मर्स को बेचते हैं, ये हमारा असलम एंड मक्का रहा है बिल्कुल आप लोग 2021 से लेके अभी 2025 तक, और इंशाल्लाह आगे भी यही प्लान है। सही है। गोट प्योर फार्म्स क्या है? गोट प्योर फार्म्स अदील भाई पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा गोट फार्मिंग के अंदर अदील शहजाद भाई ने, जो कि हमारी टीपीजी में पार्टनर भी हैं, हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इम्पोर्टेड ब्रीड पे भी असलम एंड मक्का को लगाने वाले अदील भाई हैं। सही। तो अदील भाई ने गोट प्योर फार्म्स के अंदर आपने साउथ अफ्रीकन बोर, डॉर्पर शीप, ऑस्ट्रेलियन वाइट शीप, सैनन गोट, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। जो हमने पहली दफ़ा देखी तो हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए थे, और हमने मतलब यही बोला अदील भाई आप हमें भी ये चीज़ें दिलाएं। तो उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हम लोगों को दिलाई। तो ये हो गई असलम एंड मक्का और गोट प्योर फार्म्स। फिर हम दोनों ने मिल के जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है। आप ये समझ लें कि गोट प्योर फार्म्स और असलम एंड मक्का ने पावर्ड किया है दी पावर जेनेटिक्स को, टीपीजी को। ये हमारा जॉइंट वेंचर है, और ये अब कैटल के अंदर एक बहुत अच्छा काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, और अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी अच्छा काम करेंगे। मुनीफ भाई सबसे पहले तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को और बरकत दे इस काम में। एक साल के अंदर आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग जो है वो काम करके दिखाया इस इंडस्ट्री को। और अब जो भी ये नाम सुनते हैं दी पावर जेनेटिक, तो मतलब वो हर किसी की ज़बान से ये निकलता है कि यार इन लोगों ने गेम चेंज कर दिया इंडस्ट्री की। मुझे बताएं ये सफ़र आप लोगों का कैसा रहा अभी तक का, और आगे का जो आप लोगों का गोल है वो क्या है? यार ये बड़ा अल्लाह का करम है कि लोग अच्छे नाम से याद कर रहे हैं और अच्छे मतलब काम को प्रेस कर रहे हैं। अ, आगे यार मोटिव यही है कि जो ब्रीड्स हमारा अभी फोकस है कि ब्राह्मण के साथ साथ ब्राफोर्ड, ब्रेंगस, शाबरे, सही है, इन चीज़ों की भी मतलब एक अच्छी प्रोजनी हम लोग मतलब निकालें अपने पास से, अच्छे रिज़ल्ट निकालें, मार्केट में इन चीज़ों को जो है ना अच्छा पाल के प्रेजेंट करें, फार्मर को भी दें, ब्रीडर्स को भी दें, और आगे कुर्बानी वालों को भी दें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं हम लोग करने में तकरीबन अचीव भी करा है हमने, मतलब साल का अरसा भी नहीं हुआ पूरा ना। तो आगे हमारी एक इंशाल्लाह तीसरी शिपमेंट अल्लाह ने चाहा जनवरी के अंदर आ रही है ना, इंशाल्लाह तो उसमें भी हम लोगों ने कुछ बहुत टॉप क्वालिटी के जानवर परचेज़ किए हैं, जो कि पाकिस्तान में आएंगे तो इंशाल्लाह उससे अभी आप फायदा लोगों की होगा। टीम अभी विजिट पे गई भी? हाँ 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 मेरी पूरी टीम विजिट पे गई हुई थी, और अब वापस भी आ गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परचेजिंग हुई है। सही है। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों का पहला फार्म जो है पावर जेनेटिक का कराची में है, दूसरा लाहौर में है, और लाहौर की मार्केट अभी हमने देखा है कि उस लेवल से नहीं है, जो उस लेवल की नहीं है जो कराची में जो एक लेवल का काम होता है। लाहौर जाने के का एक क्या मकसद था आपका, एक क्या विजन था, और लाहौर से आगे कहीं का आप लोगों का प्लान है? यार देखो एक पाकिस्तान में जब भी कोई दो बड़े शहरों की बात होती है ना, तो एक शहर आता है कराची, दूसरा आता है लाहौर, फिर बाकी सारे, फिर इस्लामाबाद आता है, और उसके बाद बाकी सारे जो है ना एक, तो ये दो एक डेवलप्ड सिटीज़ हैं, सही है। यहाँ पर काम करने का मकसद ये था कि कराची के अंदर हमारा पहला फार्म हो चुका था, हम लोगों ने पंजाब में अपनी ब्रांच लाजमी करनी थी। एक एज ये था कि वहाँ पे जगह अपनी थी, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर फार्म अपने हिसाब से अच्छे तरीके से बनाया, और सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह उस जगह के ऊपर नहीं था, समझ। डेवलप्ड सिटी है, डेवलप सिटी है, फैसिलिटी ज़्यादा है, कोई भी आना चाहे वहाँ पे हम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, अच्छे से उसको रख सकते हैं, दिखा सकते हैं चीज़ें। और फिर दूसरा ये कि पंजाब की आपने जैसी बात करी ना, लाहौर की मार्केट इतनी ग्रो नहीं करी, लेकिन अब कर रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर जो है ना बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब साहिवाल वाले रीजन के अंदर, अपर पंजाब के अंदर, रहीम यार वाला तो माशाल्लाह मामला पहले से गढ़ है। तो इस पूरे रीजन के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ये ऑल द वे जो है ना मोटरवे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आना चाहे वो थोड़े से सफ़र करने के बाद हमारे पास पहुँच जाता है। तो लाहौर में जो है ना फार्म करने का ये भी एक रीज़न था कि जो पंजाब वाले हैं वो अच्छे एक्सेस कर सके, क्योंकि कराची की मार्केट जो है ना वो अच्छा बछड़ा डिमांड करती है। पंजाब वाले तकरीबन लोग ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, उन वो लोगों ने फोकस कराची को रखा हुआ होता है, तो उनको अच्छी गायें चाहिए, सही है। तो वो ब्रीडिंग पर्सपेक्टिव से आपको बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो पंजाब के अंदर जो हमें ज़्यादा रिस्पांस भी मिला है ना सेल्स से रिलेटेड, वो ज़्यादातर हमारी गायें बिकी हैं, बछड़ियाँ हैं फर्स्ट शायद प्लेस। इसलिए कि पंजाब में ब्रीडिंग के ऊपर काम ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। सही है। अच्छा
लाहौर आप लोगों ने फार्म कर लिया, लाहौर में क्या मुश्किलात देखने को मिली, क्योंकि एक नया शहर था, बिल्कुल एक नया नहीं यार, ऐसा सच क्यों मैं कुछ बात करूं, मतलब कोई इतनी खास कोई मुश्किलात वगैरह नहीं थी। सही है। बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह एडजस्ट हो गया। सिस्टम हम लोगों ने एक प्रॉपर बनाया वहाँ पे। पूरा दिन हमारे साथ हमारी टीम माशाल्लाह बहुत, मैं बोलूँगा अल्लाह की तरफ से हमें बहुत अच्छी टीम मिली है। बाकी पूरा दिन कैमरों पे देख रहे होते हैं, हर चीज़ की अपडेट आ रही होती है। और आप यकीन करो कराची से ज़्यादा वहाँ पे फोकस होता है, क्योंकि हम वहाँ पे है नहीं अभी। मतलब हमारा, और ऐसा नहीं है कि हम लोग जाते नहीं है, हमारा महीने 2 महीने में हमारे सारे पार्टनर्स में से कुछ ना कुछ लोग विजिट करते भाई रहते मुझे ये बताएं, जैसे अब लाहौर का एक फार्म है कि आदमी की टीम यहाँ होती है और वहाँ पर भी फार्म है, वहाँ पर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? कोई मैनेजर है या कोई ऐसी टीम? मतलब समझ लें कि हमारे भाई हैं एक तरीके से, अरसलान भाई वहाँ पे होते हैं, सारा फार्म वो मैनेज करते हैं। और हम लोग जाते रहते हैं यार, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल छोड़ के बैठे हैं। हम लोग सारी चीज़ें, मतलब दिन सुबह के स्टार्ट होने से लेके एंड तक के हमारे पास मिनट मिनट की अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट है। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा मैनेज हो रहा मंडी साल 2025 की बर्बाद हो जाती है और बहुत बुरा सीजन जाता है, इसकी क्या वजह सामने आती है? है यार। इसकी मूसा मल्टीपल वजह है, ठीक है। और अगर आप 2-3 बेसिक वजह हैं, ठीक है, उन बेसिक वजहों से आगे निकल के अगर आप देखते हैं तो फिर आपको अपनी गलतियां समझ आएंगी। एक तो सबसे पहले बेसिक में अगर बात करूँ ना, लोग एक मतलब ऐसे पॉइंट के ऊपर बात करें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे कि भाई पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई, लोगों की बाइंग पावर नहीं है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, काम छोड़ दें? नहीं, इस पॉइंट को हम साइड कर देते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं एक ऐसे पॉइंट के ऊपर कि मार्केट की रिक्वायरमेंट से काम हुआ ओवर, डिमांड सप्लाई वाला जो रूल है ना, कि पहले कराची के अंदर इतना फार्मर नहीं था। हर फार्मर जब भी आता है तो अपनी एक थोड़ी सी बनी हुई मार्केट लेकर आता है, अपने दोस्त यार अपने सर्कल को, वो लाके उसको माल बेचता है। ये सारे लोग पहले मंडी जाते थे, ठीक है। पिछले 2-3 सालों से मंडी रेगुलर अच्छी नहीं जा रही, इस दफ़ा तो बर्बाद हो गई। बिल्कुल। आने वाले वक्त में अगर इसी पेस से काम चलता रहा, इस क्वांटिटी को समझा नहीं गया, तो और ज़्यादा चांसेस हैं कि मंडी आगे ख़राब हो। क्योंकि कुर्बानी वाला काफ़ी हद तक बंदा कराची वाला फार्मर्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। और फैंसी बाइंग करने वाला, बड़ी बड़ी कुर्बानी करने वाले जो है ना, वो पहले ट्रेंड था कि मंडी जाते थे, अब वो फार्म आते हैं, अपनी पसंद का जानवर लेते हैं और वहाँ से फिर वो घर पे डिलीवरी ले लेते हैं। मंडी को खराब करने में यूट्यूबर्स का कितना बड़ा हाथ था? मैं इस पॉइंट पे मैं आऊँगा, इस पॉइंट पे मैं आऊँगा कि यूट्यूबर और ये सारी बातें जो थी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि एक ये वाला मतलब काम ओवर हो गया। फिर पंजाब वालों ने भी पूरा साल, पंजाब वाले कराची वालों को माल नहीं बेचते थे। चलो कराची वाले ने तो अपनी कॉस्टिंग की वजह से मार खाई ना, कि महंगा पड़ जाता है। पंजाब वाले का भी जानवर नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? पहले पंजाब वाला पूरे साल माल नहीं बेचता था कराची को, इस दफ़ा उसने पूरे साल भी माल दिया है। अब वो ये चाह रहा है कि जितना माल मैंने पूरे साल दिया उससे डबल मैं मंडी में भी कर जाऊं। तो यार कोई फरिश्ते तो आगे कुर्बानी नहीं करेंगे? जितने लोग कराची में रह रहे हैं, जो लोग कुर्बानी करने वाले हैं, उन्हीं के पास कुर्बानी होनी है। और वो लोगों के पास आगे 2-2 साल तक के जानवर भी हैं। इस वजह से मंडी मेन फ्लॉप हुई, ठीक है। और भी बहुत सारी वजूहत है जिन पे बात हो सकती है, लेकिन मेन वजह यही है। पलाई सेंटर्स भी खुल गए तो बहुत सारा कुर्बानी वाला पलाई के ऊपर शिफ्ट हो गया, जो हाँ, मैंने आपको यही बात बताई ना कि फार्मर बढ़ गया, फार्मर बढ़ गया। देखिए लांडी आर्मी लैंड के अंदर बहुत बड़ी फार्मिंग हो रही है, एक मिडिल रेंज के जानवर की। और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना सेल परचेज कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। अयूब गोट एक एरिया है, मेमन गोट एक एरिया है, गुलमोहर सोसाइटी एक जगह है, अरीशा सोसाइटी एक जगह है, नागौरी सोसाइटी एक जगह है, कराची डेयरी एक जगह है, फिर जमील मेमन तो बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। गडाब एक अलग जगह है, घारो एक अलग जगह है। यहाँ पे इस पूरे एरिया के अंदर पहले इतने से एरिया में थी, अब माशाल्लाह फार्मिंग फैलती जा रही है। फिर भी लोग अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरीके से पुराने सालों में मंडी चलती थी, तो ये हमाकत है ना यार, ये बेवकूफ़ी है। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए और काम करें, अच्छा काम करें, क्वालिटी काम करें, वो इंशाल्लाह नुकसान नहीं देगा। यूट्यूबर की बात के ऊपर आप क्या कहेंगे? यार बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ना एक तरीके से आप समझ लें कि बड़ा हंगामा हुआ था कि वो बात थी, बात गलत भी थी, बात वो नहीं थी। फिर उस हाँ। वीडियो पे ही आ जाते हैं। एज अ फार्मर आप उस वीडियो को कैसा देखते हैं? अ, थोड़ा सा ये था दिल से, थोड़ा सा वो हुआ कि यार बंदा, बात उसकी बहुत ना मतलब एक गलत अंदाज में गई, बहुत गलत अंदाज में एक बात गई कि भाई उड़ा दो माल उड़ा दो, इस तरीके से। चलो ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये था कि अब वक्त करीब है, आसरा नहीं करो, ठीक है।
तो उसका ये मतलब था, लेकिन वो उस बंदे ने बहुत गलत तरीके से बात कर दी। कुछ तो अल्फाज हमारे थे तो भाई हैं मेरे, था। बहुत अच्छे, सलाम दुआ भी है, कोई उसमें गलत बात नहीं। मतलब मैं उनको नहीं वो गलत बोल रहा, हो जाती है, इंसान है, गलती है, हो जाती है, माफ़ी हो गई, आगे बातचीत हो गई, बस इसको छोड़ देना चाहिए किसी के भी। सही है। अल्लाह के नबी की हदीस का भी मफहूम है कि किसी के चाहने से जो है ना नुकसान नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, और किसी कोई ज़ात भी तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो जब आप इतना बड़ा मामला बना के बैठे हैं ना, और इतने करोड़ों रुपए लगा के बैठे हुए हैं, तो कोई आगे भले कुछ भी बोल दे, आपका ये ज़हन होना चाहिए कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कुछ भी नहीं हो सकता। सही, तो बिल्कुल। फिर ये सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं। अपनी गलतियों को बेहतर करें, इन चीज़ों को छोड़ दें। आपने एक बात की, आपकी बात से ही सवाल है। आपने बोला कडाब है, गुलमोहर है और भी बहुत सारी लोकेशन है। असलम मक्का गोट फार्म हुँ, शुरू होता है लांडी से, फिर आता है वो जमील नमन में है, और अब आप लोगों का पावर जेनेटिक की ब्रांच गुलमोहर में भी है। हुँ। फार्मिंग के लिए कितना ज़रूरी है कि एक अच्छी लोकेशन होनी चाहिए? और इन आप कराची के अंदर जैसे आपका फार्म है, आप क्या समझते हैं कौन सी जगह अच्छी है फार्मिंग के लिहाज से, ज़्यादा सूटेबल है? यार मूसा, अच्छी लोकेशन का होना जो है ना बहुत ज़रूरी है। बट मैं अगर आपको अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बताऊँ ना, तो मुझे गुलमोहर बड़ी अच्छी लगी है। एक तो ये कि रोड है, कच्चापन थोड़ा कम है, उस मेन रोड बना हुआ है ना, तो कच्चा गाड़ी अवड़ दबड़ नहीं होती ज़्यादा उसमें। तो लेकिन जमील मेमन चूँकि एक मार्केट है, यहाँ पे फुटफॉल कस्टमर का, शौकीनों का बहुत ज़्यादा है। जमील नमन। सेल वाइज वगैरह जो है ना, तो जमील मेमन, मैं ये समझता हूँ कि जमील मेमन को जो है ना, जमील मेमन सोसाइटी को, इस फार्मिंग सोसाइटी को थोड़ा ग्रो करना चाहिए। मतलब कोई ना कोई ऐसा बेड़ा उठाए जो इस एरिए को अच्छा करे, तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। एक तो रोडें वगैरह का मामला है, वो कुछ बेहतर हो जाए, कुछ पानी का निज़ाम अच्छा बन जाए, कुछ बिजली का निज़ाम अच्छा बन जाए। इस जगह अगर फार्मरों को सहूलत मिल जाती है जमील मेमन सोसाइटी में, मैं समझता हूँ फिर तो चार हाँ, चांद लग जाएंगे। लेकिन लोकेशन मैटर करती है। अब एक बंदे ने फार्म खोला है, वो गडाप के अंदर जाके, वो भाई अंदर इतना कौन आएगा यार, हालात आपके सामने है कराची के। सही है। आने ना आने की बात ही, रात के टाइम आपको आते हाँ, कहाँ आते हुए डर लगता है, तो आप हालात मामलात के हिसाब से और सस्ते के चक्कर में ना जाएं, अपनी पैसे की भी खुद हिफाजत करें, और अपने समझ लें कि अपनी जान माल की भी खुद हिफाजत करें, कि ऐसी जगह पे ना जाएं। मतलब भाई, हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो उधार के ऊपर है। देखिए, उसमें बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, मंडी पेमेंट है, माल के बदले माल है, और उसमें आप उधार के ऊपर भी काम होता है। तो इसको कैसे समझते हैं, उधार के ऊपर काम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, और इंडस्ट्री के लिए कितना ज़रूरी है इस चीज़ को काबू में लेके आना? यार देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कारोबार हो ना, कोई भी कारोबार हो, मेरा भी दूसरा एक आबाई कारोबार है। हर बंदे के घर में लोग काम जो कारोबार कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट किसी भी काम में होता ही नहीं है। ठीक है। एक मोहल्ले का दुकानदार भी होता है ना, जनरल स्टोर, तो वो भी किसी ना किसी का, पुराने सिटीजन का, पुराने जो वो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनका एक खाता चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसी। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि लालच, फार्मर ने उधार जो बदनाम हुआ है, वो हुआ है लालच की वजह से। मैं उधार को बैठ के प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन हर बंदा अपने कारोबार को अच्छा जानता है कि वो उसको किस तरीके से चलाना है। कोई किसी को आके कारोबार सिखा नहीं सकता। ठीक है। तो कोशिश ये करें, लालच ना करें। एक वो माल जो 8 लाख का नहीं बिक रहा और उधार पे आपने 12 का बेच दिया, तो आप क्या समझते हो वो क्या, किसको बेचेगा? सोचने वाली वो बात तो है। आपसे 8 का नहीं बिक रहा, आपसे 7 का भी नहीं बिक रहा, और वो आगे 12 का ले जाएगा, और आप लालच के चक्कर में, हाँ यार ठीक है, मेरा तो माल बिक रहा है, मैं बेच देता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको डस लगेगी। ठीक है। हमारे पास भी बहुत सारे, हम लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं, हमारे भी माल बिकता है, फार्मर्स को भी बेचते हैं, हम कैश पे भी देते हैं, हैंड टू हैंड पेमेंट पे भी करते हैं, उधार भी देते हैं, 3 महीने 4 महीने का टाइम भी देते हैं। कभी वक्त से पहले मतलब पेमेंट के ऊपर डिलीवरी देते हैं, कभी हम पेमेंट के मतलब पहले माल दे देते हैं, फिर पेमेंट लेते रहते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि आगे पार्टी कौन सी है, उसकी गुडविल कितनी है मार्केट में। कोशिश यही करें कि भाई पहले पैसे लें, फिर माल दें। लेकिन अगर आपकी कोई बहुत अच्छी सेटिंग है, तो वो आप सेटिंग चलाते रहें। हाँ, मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये कि कोई भी आ जाए, उधार में जो डस लगेगी ना, वो लालच में लगेगी। कितने लोगों को ऐसे लोगों ने पागल बनाया, जिनका माल नहीं बिकता था, 70 लाख का माल 1 करोड़ में ले गए, और आखिर में वो भी जाके ठप हो गए, इस बंदे के भी पैसे भर गए, मर गए, और फिर एक बवाल मच गया मार्केट में कि यार उधार और ये और वो और अल्टा पल्टा।
और फला धमाका, ये सारी टर्म्स जो है ना फिर बन जाती और ये माल के बदले माल को कैसा डिस्क्राइब करेंगे? यार। माल के बदले माल जो है ना, ये एक समझ लो ये कोई काम नहीं है ये, लेकिन हमारी मार्केट में चल रहा है। तो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्या है, वो ये है कि माल के बदले माल जो है ना, कभी कभार ज़रूरत भी है, और ज़्यादातर जो है ना वो दिल को बहलाने वाला मामला है। ठीक है, एक माल आपके पास अटका हुआ है, एक बंदा है कह रहा है उसके पास कुछ माल अटका हुआ है, आप उसका कुछ ले आते हो, चेहरे चेंज कर लेते हो, और आप कोशिश करते हो कि चलो यार मैं कस्टमर को ये दिखा रहा हूँ काफ़ी अरसे से, अब ये दिखाऊंगा तो वो बिक जाएगा। तो इस तरीके से होता है। बाकी इसकी गहराइयों में जाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। कोशिश की जाए कि बंदा काम सीधा करे। समझ हमें भी सब है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं साफ़ सुथरे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं है, अब तकरीबन 4-5 साल होने वाले हैं काम को करते करते। तो इतने अरसे के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत कुछ सिखा भी दिया, बहुत सारे लोगों के चेहरे भी सामने ले आया, किन से काम करना है किन से नहीं करना, ये सारी हमें ओवरव्यू है। लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाए, कोई काम गलत नहीं है, बंदा लेकिन लालच ना करे। सही। मतलब भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हमारे पास, हमने आपको एक ही बार बोला और आप आ गए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बड़ा अच्छा लगा। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने अभी तक जितनी भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड की हैं या आगे मेरा ख्याल है मैं करूँगा भी, उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी यही लगी आज। वो इसमें इंफॉर्मेटिव भी थी, इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो बहुत मच यार, शुक्रिया कि आप बहुत आए। अच्छा लगा। मेरा ब- पहली दफ़ा ही था ऐसे कोई पॉडकास्ट का, लेकिन ये है कि बातें हम पूरा दिन ही करते हैं, तो आपके साथ बैठ के कर ली। सही है। नहीं, इंशाल्लाह हम जल्द आपके फार्म पर भी आएंगे, टीपीजी बिल्कुल को बिल्कुल इंशाल्लाह आओ। उस पर कवर करेंगे। और आपके पास भी कोई भी ऐसे क्लिप्स हो जो आप समझते अच्छा, हैं इसमें डर इन बात मैं आपको बता देता हूँ। इस दफ़ा जो टीपीजी की शिपमेंट आ रही है, जो तीसरी शिपमेंट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दोनों शिपमेंट से इसके अंदर जो हमने क्वालिटी फोकस करी है वो बहुत अच्छी है। तो स्टे ट्यून, और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह ब्रीडिंग इंडस्ट्री के अंदर, ओवरऑल कैटल इंडस्ट्री के अंदर टीपीजी एक इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हुए अल्लाह ने चाहा नज़र आएगा। और बस इस पे बात को एंड करता है। सही। फार्मिंग सिर्फ गायों और बकरों का काम नहीं है, एक पैशन है, ये एक लेजेसी है।